नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 102 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 102 का जो संबंध है वो है भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र से। जहां इस पीडीएफ में हम 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है कि संविधान की प्रस्तावना के महत्व की चर्चा कीजिए। यानी कि जब आप भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हो तो उस प्रस्तावना का महत्व क्या है। तो जब आपने अगर संविधान की प्रस्तावना पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और समर्पित करते हैं। यानी कि ये जो भारत के संविधान की प्रस्तावना हमने अभी पढ़ी है, इस प्रस्तावना का महत्व क्या है। तो अगर आप इस प्रस्तावना के एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ते हैं ना, तो ये प्रस्तावना हमें संविधान का एक संक्षिप्त सार प्रस्तुत करती है तो ये बहुत छोटी सी प्रस्तावना, लेकिन पूरे के पूरे संविधान के आदर्शों को शो करती है। ये संविधान की आत्मा को शो करती है, संविधान के उद्देश्यों को शो करती है। आखिर हमारे देश का संविधान बनाया क्यों गया है यह बता रही है। ये बता रही है कि भारतीय गणराज्य का निर्माण किस उद्देश्यों से किया जा रहा है। तो अगर हम संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो ये संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका एक एक शब्द बहुत गहराइयों से भरा हुआ है। जैसे कि जब आप भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्षता समाजवाद लोकतंत्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो कि यह बता रहा है कि भारत एक संप्रभु देश है। संप्रभु का मतलब यह है कि भारत अपने निर्णय स्वयं लेने की अब शक्ति रखता है। 1947 से पहले हमारे निर्णय कौन ले रहा था? ब्रिटेन। लेकिन अब भारत आज़ाद हो चुका है, अब हम अपने निर्णय स्वयं लेंगे। संप्रभुता का मतलब होता है अपने निर्णय स्वयं लेने की शक्ति। भारत का जो स्वरूप होगा समाजवादी होगा, जहां हम धनी वर्ग निर्धन वर्ग सभी लोगों के लिए समानता पर आधारित विकास करेंगे। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह है, देखो ये जो शब्द है ना, ये 42 अमेंडमेंट से बाद में जोड़ा गया था, जब मूल संविधान है हमारा उसमें नहीं था ये। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि अपने राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों के लिए समान रूप से काम करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतांत्रिक गणराज्य है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करेगा, लोकतांत्रिक देश होगा, चुनी हुई सरकार होगी। ये आदर्श भारतीय राज्य की नींव और शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं। ये भारत के संविधान की प्रस्तावना के सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि ये हमारे देश के शासन का प्रतीक हैं कि भारत एक कैसा देश होगा। भारत एक स्वयंप्रभु देश होगा, समाजवादी देश होगा, धर्मनिरपेक्ष देश होगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। यहाँ के लोगों को न्याय प्रदान किया जाएगा, स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, समानता प्रदान की जाएगी और बंधुत्व के आदर्श होंगे। संविधान की प्रस्तावना बता रही है कि भारत के नागरिकों के लिए न्याय यानी कि सामाजिक न्याय भी होगा, आर्थिक न्याय भी होगा, राजनीतिक न्याय भी होगा। स्वतंत्रता के प्रकार बताए गए हैं कि विचारों की स्वतंत्रता है, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है। समता का मतलब है समानता, सभी को स्थिति और अवसरों की समानता है। बंधुत्व यानी कि भाईचारे की भावना, हर एक देश के एक एक व्यक्ति राष्ट्र की एकता के लिए काम करेगा। तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना का महत्व ये है कि अगर हम प्रस्तावना का सार समझ जाते हैं तो हमें संविधान के उद्देश्य समझ में आ जाते हैं, हमें संविधान के आदर्श समझ में आ जाते हैं, संविधान का निर्माण किन उद्देश्यों के लिए किया गया है हमें यह समझ में आ जाता है, हमें संवैधानिक दिशा के बारे में पता चल जाता है। तो जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो इस संविधान के अन्य प्रावधानों के लिए एक दिशा सूचक का काम करती है। यह हमें ये बताती है कि संविधान निर्माताओं की मंशा क्या थी, संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण क्या था। विधायिका और न्यायपालिका को उनका पालन करने का मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। संविधान की प्रस्तावना का कानूनी मूल्य भी है कि इस संविधान की अगर हम व्याख्या करें तो वो उस व्याख्या का आधार प्रस्तावना ही है। ये संविधान की व्याख्या करने में सहायक होती है। न्यायालय में अक्सर जब निर्णय सुनाए जाते हैं तो इस प्रस्तावना का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता जो है उसको प्रदर्शित करती है हमारे संविधान की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना भारतीय राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करती है और बंधुत्व को बढ़ाने के लिए और सामाजिक न्याय पर बल देती है।
ये कहते हैं कि लोगों के बीच में तालमेल बना रहना चाहिए, सहयोग की भावना बढ़ी रहनी चाहिए। जब एक इंडियन दूसरे इंडियन को सहयोग करेगा तभी तो देश मजबूत बनेगा। संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव ये है, ये एक सामाजिक रूप से प्रेरणा देती है और हमें राजनीतिक रूप से प्रेरणा देती है। जब हम पूरी भावना के साथ पढ़ते हैं ना कि हम भारत के लोग, तो वहाँ पर कोई धर्म, कोई जाति, कोई भाषा नहीं आती है। वहाँ पर तो बात ये आती है कि हम भारत के लोग। तो प्रस्तावना एक प्रेरणात्मक दस्तावेज है जो भारतीय नागरिकों को और नेताओं को समाज के परिवर्तनात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। ये हमारे देश की जो जनता है उसके संविधान के आदर्शों के प्रति जागरूक करती है और ये कहती है कि हमें इन पर अमल लाना चाहिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि इन शब्दों का हमें अपने वास्तविक जीवन में प्रयोग भी करना चाहिए। निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना का जो महत्व है वो उसकी स्पष्टता और विचारशीलता में निहित है, बशर्ते अगर हम उनके शब्दों को गहराई से समझें। ये हमें प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का परिचय कराती है। तो मैं ये आशा कर रहा हूँ कि संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को कर दोगे। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विशेष लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनके विशेष लक्षण क्या हैं? तो देखो, जब आप भारत का संविधान पढ़ते हो तो संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक संविधान में नीति निर्देशक तत्व लिखे गए हैं। यानी कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ लिखे गए हैं? तो भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में हैं और आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक लिखे गए हैं। इसमें जो लिखा गया है वो ना सरकार के लिए यानी कि राज्य के लिए मार्गदर्शन है कि तुम्हें भाई ये काम करने चाहिए। यानी कि जो सरकार है, जो हमारा देश की सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार का मार्गदर्शन करते हैं कि सरकार को कम से कम ये काम तो करने ही चाहिए। अगर सरकार इन कामों को कर रही है तो हम कहेंगे सरकार अच्छी है, और सरकार अगर नहीं कर रही है ये काम तो हम कहेंगे सरकार अपना काम नहीं कर रही है, सरकार करप्ट है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक, देखो नीति मतलब होता है पॉलिसी, निर्देशक मतलब होता है डायरेक्शन, और सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल। यानी कि सरकार जब कोई पॉलिसी बनाएगी तो उन्हें किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, किसके लिए काम करना है, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं 36 से लेकर 51 आर्टिकल में। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका उद्देश्य यह है कि देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित किया जाए। ये सिद्धांत संविधान के भाग 4 में प्रस्तुत किए गए हैं। ये विधायिका के लिए भी, कार्यपालिका के लिए भी और न्यायपालिका के भी मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं कि हाँ भाई, अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि आपको क्या करना है तो आपको नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ने चाहिए और उसके हिसाब से जनता के लिए कार्य करना चाहिए। इनकी विशेषताएं क्या है? तो देखो, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, ये गैर न्यायिक हैं। गैर न्यायिक का मतलब यह है कि अगर सरकार इस पर अमल नहीं करती है, सरकार इस पर कार्य नहीं करती है, तो हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, हम केस नहीं कर सकते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्यायिक होते हैं, यानी कि इन्हें न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। ये सरकार की एथिक्स है, सरकार की नैतिकता है कि सरकार इन आदर्शों पर चलती है या नहीं चलती है। तो इन्हें संविधान के आदर्श के रूप में देखा जाता है, जिन्हें राज्य के द्वारा नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से लागू किया जाता है। अगर सरकार इन्हें लागू नहीं कर रही है तो हम सरकार पर दबाव नहीं बना सकते, हम न्यायालय में नहीं जा सकते। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कैसे हैं? गैर न्यायिक हैं। गैर न्यायिक का अर्थ यह है कि अगर इनका उल्लंघन होता है, सरकार इनका पालन नहीं करती है, तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते। दूसरी बात यह है कि ये सार्थक सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का लक्ष्य है। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा है कि ये सामाजिक कार्यों से रिलेटेड होंगे सारे के सारे काम। तो इससे मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे रहे हैं या आर्थिक न्याय को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम इनमें पढ़ें आर्टिकल लेकर 36 से लेकर 51 तक, तो हमें पता चलेगा कि इसमें सभी नागरिकों के लिए समानता सुनिश्चित की गई है, सभी नागरिकों के लिए कल्याण सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि इनका उद्देश्य है गरीबी खत्म करना, समाज की सुरक्षा प्रदान करना, समाज में सभी को अवसरों को समान रूप से प्रदान करना। ये संविधान के मूलभूत अधिकारों के पूरक हैं। यानी कि मौलिक अधिकार तो हमें दिए गए हैं और वो न्यायालय द्वारा लागू होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें जो जो चीज़ें हमें अधिकारों में नहीं मिली है वो चीज़ें हमें नीति निर्देशक तत्वों में मिली हैं। ये राज्य के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। ये सिद्धांत राज्य के सभी अंगों के लिए, यानी कि राज्य का कोई भी अंग हो, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, जब वो कोई भी पॉलिसी से निर्णय लेती है तो उसके लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। ये सामाजिक ढांचे को बेहतर बनाते हैं,
सोशल जस्टिस और सोशल वेलफेयर की दिशा में काम करते हैं, यानी कि समाज में सभी लोगों को न्याय प्राप्त हो सके, समाज का सबसे कमजोर वर्ग भी कुछ कर सके। इसके लिए नीति निषेध सिद्धांत एक प्रेरणा देते हैं। ये भूमि सुधार के बारे में, मजदूरों के अधिकार के बारे में, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के बारे में और शिक्षा में सुधार जैसे विषयों पर केंद्रित हैं। संविधान सभा ने नीति निषेध तत्वों को गैर न्यायिक इसलिए बनाया क्योंकि कई बार क्या होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, देश के सामने आर्थिक समस्या होती हैं, तो वो कई चीज़ों पर कार्य नहीं कर पाती। तो इसलिए उसे भाग 4 में रखा, गैर न्यायिक रखा, ताकि न्यायालय द्वारा दबाव ना बनाया जा सके। हमारे राज्य के जो नीति निषेध सिद्धांत हैं अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के अनुरूप हैं। कई नीति निषेध सिद्धांत ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बढ़ावा दे रहे हैं, मानव अधिकारों की वकालत कर रहे हैं। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि नीति निषेध सिद्धांत भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो समाज के विकास में, अर्थव्यवस्था के विकास में सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत कल्याणकारी हैं और राज्य की संकल्पना को तैयार करने की दिशा में प्रेरणा देते हैं। ये भारतीय समाज में समृद्धि को बढ़ावा देते हैं और समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायक हैं। मैं आशा करता हूं कि अगर राज्य के नीति निषेध सिद्धांत वाला क्वेश्चन आया तो आप डेफिनेटली ये क्वेश्चन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यह है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो आप सभी को पता है कि भारत में संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था में जो सर्वोच्च पद है वो है राष्ट्रपति का। तो हमारे देश में हमारे जो राष्ट्रपति हैं ये देश के संवैधानिक प्रमुख हैं और भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च नागरिक हैं, यानी कि पहले नागरिक हैं हमारे देश के। और वरीयता क्रम में सबसे पहला नंबर जो आता है वो इन्हीं का ही आता है, यानी कि सबसे बड़ी जो पोस्ट है वो राष्ट्रपति की है। राष्ट्रपति की शक्तियां कई प्रकार की हैं, जैसे कार्यकारी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, जिनका वर्णन हम यहाँ पर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम कार्यपालिका वाली शक्तियों की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो केंद्र सरकार के कार्यकारी प्रमुख होते हैं और केंद्र सरकार जितने भी काम करती है वो सारे राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। यानी केंद्र सरकार जो भी कार्य करेगी ऑफिशियली वो किसके नाम पर होंगे, यानी कि उस पर सिग्नेचर राष्ट्रपति के होंगे ही होंगे। तो हमारे देश के प्रशासनिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। ये केंद्र सरकार के कार्यकारी प्रमुख हैं, सभी कार्यकारी शक्तियाँ इन्हीं के नाम पर की जाती हैं। इसके अलावा ये कुछ महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति भी करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री को शपथ यही दिलाएंगे, केंद्रीय मंत्रियों को शपथ यही दिलाएंगे, राज्यपालों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इन सबको शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, जितने भी चुनाव आयुक्त हैं और अन्य उच्च पदों पर कई सारी नियुक्तियां करते हैं, कौन? भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करोगे तो केंद्र सरकार के सारे काम किसके नाम पर किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण पदों की नियुक्तियां भी राष्ट्रपति करते हैं, उन्हें शपथ दिलाते हैं। अब हम बात करते हैं विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां मतलब होता है कानून बनाने की शक्तियां। हमारी संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। हालांकि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में बैठते नहीं हैं, ये साल के पहले सत्र को संबोधित करते हैं। संसद के जितने भी सत्र होते हैं वो इनके ही आदेश से बुलाए जाते हैं, स्थगित किए जाते हैं। और कोई भी कानून जब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन ना कर दे। अगर राष्ट्रपति ने विधेयक को रोक लिया है, कानून को रोक लिया है, तो कानून बन नहीं पाएगा। इसके अलावा जब संसद में सेशन नहीं चलता होता तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और इनके जो अध्यादेश होते हैं ये कानून के बराबर शक्ति रखते हैं। देखो, होता क्या है, संसद में साल में 3 बार बैठक होती है। एक बार होती है बजट सेशन में, यानी कि फरवरी के आसपास, एक होती है मॉनसून सेशन में जुलाई में, और एक होती है विंटर सेशन में जो नवंबर दिसंबर में बैठक होती है। तो यानी कि संसद साल भर तो बैठक नहीं करती, साल में 3 बार बैठक करती है। तो जब बैठक नहीं चल रही है तो उस दौरान कोई जरूरी कानून बनाना है मान लो, तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देंगे। अब ये अध्यादेश वैसे तो 6 महीने के लिए होता है, लेकिन अगर संसद इसे कानून बना दे तो फिर ये कानून बन जाता है। तो ये इनकी विशेष शक्ति है अध्यादेश वाली। इसके अलावा न्यायिक शक्तियां भी हैं हमारे राष्ट्रपति की, कि जैसे मान लो किसी को फांसी की सजा हो गई है तो वो अंतिम अपील राष्ट्रपति के पास ही कर सकता है। ये मृत्युदंड को कम कर सकते हैं और माफ भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां भी हैं। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो राष्ट्रपति कर सकते हैं जब देश की सुरक्षा और संविधान को खतरा हो तो। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 356 के तहत राज्य में जब सरकारें असफल हो जाती हैं तो भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। हमारे देश की फाइनेंशियल अगर कंडीशन खराब चल रही है तो उस समय वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति। हमारे राष्ट्रपति के पास सैनिक शक्तियां भी हैं। वो भारतीय राष्ट्रीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, युद्ध की घोषणा और शांति संधियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत के राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं ये संविधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
इनको कार्यकारी शक्तियाँ भी दी गई हैं, विधायकी शक्तियाँ भी दी गई हैं और न्यायिक शक्तियाँ भी दी गई हैं। हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक हैं और संसद का जो पहला सेशन होता है इसे ये संबोधित करते हैं, सरकार की नीतियों को पटल पर रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देखा जाए तो इस प्रकार से इनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन स्थिति ये है कि वो मात्र संवैधानिक प्रमुख हैं। उन्हें हर एक कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी ही पड़ेगी, ये मजबूरी है। तो मैं आशा करता हूँ कि इन तीनों क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली आप कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट रिपीटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो यही क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। कई बार मौलिक कर्तव्य की जगह वो ऑप्शन ने यहाँ पर लिख देगा दायित्व, तो फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए वर्ड यूज करेगा दायित्व क्या है। तो भारतीय संविधान में अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्य वो कर्तव्य हैं, वो जिम्मेदारियां हैं, वो दायित्व हैं हमारे जो हम अपने देश के प्रति रखते हैं। तो वैसे तो जब संविधान बना था तो उसमें कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन आगे चलकर 42वें संशोधन के माध्यम से 1976 में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। ये संविधान के भाग 4A में लिखे हैं और आर्टिकल नंबर 51A में हैं। शुरुआत में 10 जिम्मेदारियां थीं, अब ये 11 हो गई हैं। यानी कि अगर हमें संविधान अधिकार दे रहा है तो भाई हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी तो बनती हैं। मैंने कई बार लोगों के मुंह से ही सुना है कि संविधान हमें ये अधिकार दे रहा है, संविधान हमें वो अधिकार दे रहा है। अरे भाई तुम्हारी जिम्मेदारी भी तो बनती है कुछ, फिर अधिकार के साथ आपको जिम्मेदारी भी तो फॉलो करनी पड़ेगी। तो अधिकार तो आप पढ़ रहे हो, जिम्मेदारी आप पढ़ नहीं रहे हो। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 51A में भाग 4A में 1976 में मौलिक दायित्वों को जोड़ा गया था, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था, जो शुरू में 10 थी अब 11 हैं। यहाँ पर उनकी सूची दी गई है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी ये बनती है कि हम संविधान का पालन करें और संविधान का आदर करें। ये नहीं कि जब हम खतरे में आए तो हम संविधान उठा लें, अदरवाइज अपने अपने धर्म के ग्रंथों को उठा लें, ऐसा नहीं। अगर हम लोग भारतीय को अपने आप को भारतीय मान रहे हैं तो हमें संविधान का पालन करना होगा, संविधान का आदर करना होगा। सभी नागरिकों की ये जिम्मेदारी होगी कि वे संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों को प्यार करें, संस्थाओं को समझें, अपने राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरी बात है, हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य यह है कि स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें। यानी कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके आदर्शों का आदर करें, उनका पालन करें। ये हमारी सभी भारतीयों की जिम्मेदारी है। तीसरी बात यह है कि हर एक भारतीय की जिम्मेदारी है कि वो देश की एकता और अखंडता की रक्षा करें। नागरिकों की यह जिम्मेदारी है कि भारत की संप्रभुता की रक्षा करें, देश की एकता की रक्षा करें, देश की अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाने में योगदान दें। ये नहीं कि आप एक तरफ तो कह रहे हो कि ये देश हमारा और दूसरी तरफ देश को तोड़ने की बात कर रहे हो, तो ऐसे थोड़ी होता है। अगर आप संविधान को मान रहे हो तो देश की एकता और अखंडता को भी तो मानो। आप देश की रक्षा करो, देश की सेवा में योगदान करो। चौथी जिम्मेदारी आपकी ये है। पांचवी जिम्मेदारी ये है कि समाज में तालमेल और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दोगे। कोई ये नहीं कि अपने धर्म की पहचान को बढ़ावा देगा, भाषा की पहचान को बढ़ावा देगा, क्षेत्र की पहचान को बढ़ावा देगा, ऐसा नहीं है। भाषा धर्म क्षेत्र बाद में है, देश हमारा पहले है। तो समाज में तालमेल बनाकर रखना होगा। छठी जिम्मेदारी हमारी ये है कि देश की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं हमें उन्हें बचाना है। ये नहीं कि सांस्कृतिक धरोहर को सरकारी संपत्ति समझ के तोड़ना है, नहीं। हमें क्या करना है, देश की जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर है उनका संरक्षण करना, उनका विकास करना है। हमारे देश का जो प्राकृतिक पर्यावरण है हमें उसकी रक्षा करना है। यानी कि जब हम कहते हैं कि हमें शुद्ध हवा में सांस लेनी है तो भाई हमें पर्यावरण को भी तो बचाना पड़ेगा। हमें झीलों को, नदियों को, वन्य जीवों की रक्षा भी तो करनी पड़ेगी, जीव जंतुओं के प्रति दया भाव भी तो रखना पड़ेगा। इसके अलावा हमारा जो दृष्टिकोण होना चाहिए ना, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। क्योंकि जब हमारा दृष्टिकोण लॉजिकल नहीं होता तो फिर वो अपने लिए भी समस्या है और देश के लिए भी समस्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी सोच रखते हैं कि सामने वाले ने उन्हें भड़का दिया, वो भड़क जाते हैं। अरे अपनी सोच भी तो कुछ होती है। तो हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है। क्योंकि दुनिया में 50-55 देश ऐसे हैं जिनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, सबसे गरीब देश है वो। तो हमें अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, साइंटिफिक चीज़ें सोचनी है। ये नहीं कि धार्मिक चीज़ें लेकर ही चल दी है। क्योंकि दुनिया में चाहे कोई सा भी धर्म, मैं कह रहा हूँ कोई सा भी धर्म हो, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रखता। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना होगा हमें। ह्यूमैनिटीज यानी कि मानववाद को बढ़ावा देना पड़ेगा कि एक मनुष्य होने के नाते सारे मनुष्य ही तो हैं, चाहे कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। और हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने की भावना का विकास करना पड़ेगा। क्योंकि इंसान जितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करता जाएगा उतना ज़्यादा लॉजिकल होता जाएगा। जितना ज़्यादा लॉजिकल होगा उतना व्यक्ति का विकास होता जाएगा। व्यक्ति का विकास होगा, समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा। अगली ड्यूटी हमारी है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी है, हिंसा से दूर रहना है, अपना सर्वोत्तम प्रयास करना है ताकि राष्ट्र आगे बढ़ता जाए। और लास्ट में जो 11वां अधिकार जोड़ा गया था, 11वां जो ड्यूटी जोड़ी गई थी वो शिक्षा की ड्यूटी, कि प्रत्येक माता पिता का ये जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर जरूर उपलब्ध कराए, स्कूल जरूर भेजें। निष्कर्ष ये निकलता है कि मौलिक जो कर्तव्य हैं हमारे
जो मौलिक दायित्व हैं, ये भारत के नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियों की भी याद दिलाते हैं। ये सिर्फ नागरिकों को जिम्मेदार नहीं बनाते बल्कि देश के विकास में उनका योगदान भी सुनिश्चित करते हैं। आशा करता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन भी आया तो आप कर दोगे। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि मौलिक अधिकारों के विशेष लक्षणों का वर्णन कीजिए। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है भाई कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में अंतर करो। तो मैंने मौलिक अधिकारों का क्वेश्चन अलग करवा दिया, नीति निर्देशक तत्वों का क्वेश्चन अलग करवा दिया। अगर वो दोनों का अंतर पूछे तो इन्हीं आंसर को लिख देना, एक तरफ मौलिक अधिकार लिखना, एक तरफ नीति निर्देशक तत्व। तो देखो भारत के संविधान के भाग 3 में, भारत के संविधान के भाग 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। कुछ लोग कहेंगे 14 से 32 तक किया गया है। तो भाई आप किताब पढ़ना तो आपको पता चलेगा कि भारत के संविधान के भाग 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ये मौलिक अधिकार हमारे ऐसे अधिकार हैं, अगर कोई भी हमसे ये अधिकार छीनता है तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। हालांकि अब ये प्रावधान भी कर दिया गया है कि हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एक महत्वपूर्ण स्थान है रखते हैं। ये हमारी स्वतंत्रता और हमारी गरिमा यानी कि हमारे सम्मान की रक्षा के लिए हैं। ये अधिकार हमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करते हैं। मौलिक अधिकार न्यायिक होते हैं यानी कि इन्हें संविधान से संरक्षण मिला हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकारों को हमसे छीनता है तो हम डायरेक्ट न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार भारत का संविधान भाग 3 में दिए गए हैं। ये संवैधानिक अधिकार हैं, इन्हें किसी भी कानून द्वारा हटाया नहीं जा सकता। हाँ, इसमें संशोधन कर सकते हैं। न्यायिक प्रवर्तनीयता यानी कि ये न्यायालय द्वारा लागू होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपनी रक्षा के लिए जा सकता है। सार्वभौमिकता, मौलिक अधिकार सभी भारतीय नागरिकों के लिए समान रूप से लागू हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, सबको बराबरी का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशियों को भी उपलब्ध है। लेकिन जो वोट डालने के जैसे अधिकार हैं ये विशेष रूप से भारतीय नागरिकों के लिए ही है। मौलिक अधिकार नकारात्मक भी होते हैं और सकारात्मक भी होते हैं। सकारात्मक अधिकार वो हैं जो नागरिकों को कुछ करने की अनुमति देते हैं। नकारात्मक इसलिए क्योंकि ये सरकार के खिलाफ है, सरकार भी इन्हें नहीं रोक सकती। मौलिक अधिकारों में संशोधन सिर्फ और सिर्फ संशोधन के आधार पर किया जा सकता है, आसानी से परिवर्तन नहीं हो सकता। मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, संविधान इस पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। जैसे मान लो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यानी कि अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दंगे के लिए उकसा दोगे, भड़काऊ भाषण दे दोगे, नहीं, इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो यानी कि राज्य की सुरक्षा के नाम पर, नैतिकता के आधार पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है सरकार। मौलिक अधिकार हमारी विविधता का सम्मान करते हैं और माइनॉरिटीज को भी अधिकार देते हैं। अगर आप आर्टिकल नंबर 29 पढ़ते हो, 30 पढ़ते हो, तो उसमें माइनॉरिटीज के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। ये हमारे मूल संरचना का हिस्सा हैं, इन्हें किसी भी आधार पर बदला नहीं जा सकता। निष्कर्ष ये निकलता है कि मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र के स्तंभ हैं। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। ये अधिकार केवल अधिकार नहीं है बल्कि ये मानव के जीवन जीने का अवसर प्रदान करते हैं। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 14 से 18 समानता है, 19 से 22 स्वतंत्रता है। 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। 25 से 28 धर्म से संबंधित है। 29 और 30 अल्पसंख्यकों से संबंधित है। 31 में पहले संपत्ति का अधिकार था, उसे समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल नंबर 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इस प्रकार से जो ये मौलिक अधिकार है पहले 7 थे, अब 6 हैं और एक एक आर्टिकल बहुत गहराई से बहुत सारी चीज़ों को समझाता है हमें। तो अगर हम ये अधिकार अपने जानते हैं तो हम अपने लिए सम्मानपूर्वक जीवन जरूर जिएंगे और दूसरों को भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने देंगे, क्योंकि अधिकार सिर्फ हमें नहीं मिले हैं, दूसरे को भी तो मिले हैं। तो मैं आशा करता हूँ इन 5 क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली आप कर दोगे। अगले जो 5 क्वेश्चन है उसकी चर्चा हम वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।